नमस्कार। स्काई बटा के एक नए इंटरव्यू में आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ नवकिरत नाथ मैडम है, जो एक डेंटिस्ट है, जो एक एक्टिविस्ट है और अभी जो एक जर्नलिस्ट भी है। मैडम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, ट्रॉली टाइम से रिलेटेड ही है। मैम, 21 जनवरी की एक बिजनेस वर्ल्ड की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि इंडिया में कुल 1,10,851 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स और पीरियोडिकल्स है और 198 न्यूज़ चैनल्स है। तो मैम, एक आंदोलन को कवर करने के लिए एक एक्सक्लूसिव ऐसा व्हाट वाज द व्हाट वाज द नीड फॉर ब्रिंगिंग सच अ न्यूज़पेपर इनटू लाइमलाइट एंड एक किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ पेपर स्पेसिफिक। क्या हमारा न्यूज़पेपर्स और इतने सारे जो मैंने अभी आंकड़े बताए, तो ट्रोली टाइम हाउ डिड इसका आइडिया कैसे आया और इसकी जरूरत कैसे पड़ी? जी। तो बेसिकली ये था कि हम 7-8 लोग जो भी इसकी कोर टीम में जुड़े हुए हैं, हम लोग पहले दिन से आंदोलन का हिस्सा हैं। और एक चीज जो हम सब लोग महसूस कर रहे थे, वो ये था कि ये आंदोलन अपने आप में बहुत बड़ा है ना? इसका विस्तार अगर मैं करंट सिचुएशन में बात करूं, तो सिर्फ टिकरी बॉर्डर वाला जो प्रोटेस्ट साइट है, इसी में तो, जो ट्रैक्टर्स हैं वो 30 किलोमीटर के घेरे में फैले हुए हैं। इसी तरीके से सिंगू है, गाजीपुर है, उनका अलग अलग अपना अपना साइज है। और उसमें ऑल्दो अभी आंकड़े एकदम से शूट अप किए हैं 26 के बाद, पहले ये इतने नहीं थे, फिर भी आप मान के चलिए कि इसका आधा तो था ही। और शुरू में हमें एक चीज लग रहा था कि कनेक्टिविटी का बहुत इशू था विद इन प्रोटेस्ट साइट, विद इन मोर्चा। आपस में कनेक्टिविटी का कोई लिंक नहीं बन रहा था। एक साइड पे बैठे इंसान को ये नहीं पता कि दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, दूसरे में ये नहीं पता तीसरे पे क्या हो रहा है। एक तो वो चीज थी जो हमें लैक लग रही थी। दूसरा ये था कि क्योंकि इतने बड़े आंदोलन है, स्पीकर वगैरह तब सेट से ढंग से लगे नहीं थे। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि इंटरनेट भी शुरू के दिनों में भी इंटरनेट को बहुत दिक्कत हुआ था, जब बोला जा रहा था कि शायद इन लोगों ने जैमर लगाए हैं या कुछ किया है, इंटरनेट भी नहीं चल रहा था। तो स्टेज पे क्या डिसीजन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो भी पीछे तक जा नहीं रहा है। ये सारी दिक्कतें थी, जो प्रैक्टिकल दिक्कतें थी। और उसके अलावा जो एक आइडिया था, वो था थोड़ा कंसेप्ट के लेवल पे, पॉलिटिक्स के लेवल पे। क्योंकि हम पिछले कह सकते हैं कि 6-7 साल से हम लोग, जब से बीजेपी सरकार सेंटर में आया है, एक चीज हम सब लोग रियलाइज कर रहे हैं कि हमारा ज्यादातर गिनती जो नेशनल मीडिया है, नियरली 80-85% नेशनल मीडिया जो है वो प्रो स्टेट है, जिसको रवीश जी ने गोदी मीडिया का नाम दिया, या हम बेटर टर्म लाइक उसके लिए जो थोड़ा कह लो एकेडमिक टर्म हो सकता है, वो है कॉर्पोरेट मीडिया, जो कॉर्पोरेट हिट्स की बात करता है। तो वो मीडिया मीडिया कभी भी पिछले सालों में जनता की बात नहीं दिखाया, जनता का नैरेटिव सामने लाने की कोशिश नहीं किया, लेकिन हर बार बल्कि उस नैरेटिव को डीरेल करने का उसने कोशिश किया, सरकार के हाथ में जाते हुए। तो ऐसा नहीं था कि उसके ऑल्टरनेटिव्स नहीं थे, उसके ऑल्टरनेटिव्स थे। मतलब बहुत सारे चैनल है, आप लोग कर रहे हो, द वायर है, मतलब क्विंट, स्कूप, काफी है, न्यूज क्लिक है, मतलब बहुत सारे लोकल है ना, रीजनल ऐसे न्यूज पोर्टल हैं, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है। बहुत सारे लोग हैं जो इंडिपेंडेंट मीडिया चला रहे हैं, लेकिन उन सब का एक जो दिक्कत था वो ये था कि वो, उनका एक तो लिमिटेशन है कि वो टेक सेवी हैं। वो उस जनता तक पहुंच पाते हैं जिनके पास स्मार्टफोन हो, प्लस उसमें इंटरनेट हो, और जो उनको एक्सेस कर पाए। उन सबका लैंग्वेज का भी कुछ कुछ दिक्कत है। जैसे जो नाम मैंने शुरू में कुछ लिए, उनका प्रीडोमिनेंटली इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस है, इस तरीके का। तो हम समझते हैं कि ये जो आंदोलन है, इसको शुरू करने वाले, इसकी एकदम नींव रखने वाले, जो पंजाब और हरियाणा के एकदम देहात से आने वाले किसान है ना, वो ना ही तो इतने टेक सेवी हैं, ना ही वो अंग्रेजी या हिंदी समझते हैं। उनके लिए आज भी मीडिया के मायने जो है वो अखबार की हार्ड कॉपी है। वो अखबार जब उनके हाथ में आता है, उसमें कोई खबर छपी हुई उनके सामने आती है, तब उनको लगता है कि हाँ, ये बात हो रही है ना? तो उस सब में हमें लगा कि एक तो सारे आंदोलनों के बीच में एक कनेक्टिविटी बिठाने के लिए, उस
जो लैक ऑफ कनेक्टिविटी हम फील कर रहे थे उसको दूर करने के लिए। और दूसरा ये जो हम हमेशा बात करते रहे हैं पिछले 6-7 सालों में कि गोदी मीडिया हर नैरेटिव को डीरेल करने की कोशिश करता है, उसको काउंटर करने के लिए, आंदोलन के लोगों की बात उन्हीं के बीच में ले जाने के लिए हमें एक न्यूज़लेटर, एक हार्ड प्रिंटेड कॉपी निकालने की जरूरत है। तो वहीं से बेसिकली ये आइडिया आया, और इसको आइडिया को एकदम कह दे कि शुरू के दिनों में क्वाइन करने वाले, जिन्होंने इनका नाम रखा, जिनको हम फाउंडिंग मेंबर्स बोल सकते हैं, वो 3 लोग हैं। उसमें हैं डॉक्टर अजय पालनाथ, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, सुरमीत मावी है, वो फिल्म राइटर हैं, उन्होंने ये नाम भी क्वाइन किया, और गुरदीप धालीवाला जो कि फोटो आर्टिस्ट हैं। तो ये 3 लोग हैं जो मतलब फाइनली इस आइडिया पे पहुंचे कि हम इस नाम का एक अखबार निकालते हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि बेशक आपने एक बड़ा आंकड़ा हमारे साथ रखा, बट एक्चुअली ये भी हुआ है कि ऐसा नहीं है कि जितने आपने अखबार पढ़े, अखबारों का आंकड़ा पढ़ा, गिनती पढ़ी, उसमें से अखबार कोई भी लोगों की बात कर नहीं रहा है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे अखबार हैं जो एकदम ठोक बजा के लोगों की बात करते हैं, लेकिन उसमें मैं समझती हूँ मौका मेल जो है वो एक बड़ी चीज है, क्योंकि एक बड़ा आंदोलन चल रहा था, एक बड़ा मूवमेंट चल रहा था, एक पॉलिटिकल स्पेस में उस चीज की जरूरत महसूस हुई है ना, इस वजह से शायद वो आइडिया भी ज्यादा क्लिक कर गया लोगों को। ऑनेस्टली बोले, जब हम लोगों ने शुरू किया था, हम 7-8 लोगों ने मिलकर, हमें एकदम आइडिया नहीं था कि हमें इतना मतलब पॉपुलैरिटी मिल जाएगा। हमें लगा कि यार ठीक है, ये करना है। और ये भी था कि क्योंकि इस आंदोलन में आप समझेंगे कि जनरेशनल बैलेंस भी एक बहुत जबरदस्त है। एक तरफ में आपकी लीडरशिप है किसानी की, जो कह लो थोड़ा उम्र दराज लोग हैं, वो पूरा आंदोलन को लीड कर रहे हैं। दूसरी तरफ बड़ी गिनती में यूथ है जो अलग अलग किस्म के इनिशिएटिव ले रहा है। तो हमें ये भी लग रहा था कि बीइंग लाइक यंग प्रोटेस्टर्स जो इस आंदोलन का हिस्सा है, हमें कुछ अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव लेने चाहिए। तो हमने तो इन सारे आइडियाज को लेके ये इनिशिएटिव लिया था। हमने कभी वो पॉपुलैरिटी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। उसमें मुझे लगता है कि बेशक वो इतने लाख, इतने सौ आंकड़ा है, बट क्योंकि इसका एक मौका ऐसा बना और इसके पीछे का पॉलिटिक्स जो हम समझते हैं, जिसको हम चौक बजा के बोले भी कि ये फ्री प्रेस का सवाल है, जिसका हमने कमी महसूस किया, इसलिए हम इस आइडिया के साथ सामने आए। तो वो शायद उस मौके पे क्लिक कर गया लोगों के साथ। तो मैम यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात कह रही है कि फ्री प्रेस का मामला है, मीडिया सब चीजें रिपोर्ट करे, वो चीज के लिए आपने शुरू किया है। एक तरह से गोदी मीडिया की हम देख रहे हैं, हम अभी से नहीं काफी टाइम से देख रहे हैं कि पहले भी ऐसा होता था, पेड न्यूज चलती थी, बट अभी जो है वो काफी ब्रेजन तरीके से एक साइट को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं। तो आपको हमने इसके पहले एक फार्मर्स प्रोटेस्ट के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी हमने ट्रोली टाइम्स के बारे में बात की थी। एक्चुअली हमारे 2 वीडियोस में हमने बात की थी, बट आपकी बात कई हद तक एक बहुत ही गंभीर विचार करने वाली बात है कि एक इतने सारे न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स होने के बावजूद आप लोगों को, जो लोग जर्नलिज्म बैकग्राउंड से मोस्टली लोग नहीं हैं, उन लोगों को साथ में आके एक ऐसा पेपर चालू करना पड़ा। मैम, मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि आप ये फार्मर्स के बीच में, अभी मेरे यहाँ तक हम लोग बाहरी लोग हैं, हमें ऐसा दिख रहा है कि अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट ज्यादा करके सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पे है। तो मैम, वहां पे आपके न्यूज़पेपर पहुंच रहे हैं, ट्रोली टाइम्स हार्ड कॉपी पहुंच रही है, या फिर कैसे हो रहा है? और मैम, इसका ऑल्सो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि लाइक इसका प्रिंटिंग से लेके रिसर्च और ट्रांसपोर्ट और ये सारे जो खर्चे हैं, वो भी आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? जी, तो ये क्योंकि मोर्चे का अखबार है तो मोर्चे से ही निकलता है। ये चीज मुझे लगता है इसको और एक कह लो इम्पोर्टेंस इसको देती है, इसको बाकी अखबारों से लैदा यही चीज करती है कि हम इसका सारा काम, ऑलमोस्ट सारा काम मोर्चे से बैठ के करते हैं। मैं अभी भी एक ट्रेन पे बैठ के मीटिंग अटेंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं टेकरी मोर्चा पे हूँ, थोड़ा साइड में आई हूँ, पीछे वो पंडित श्री राम शर्मा मेट्रो स्टेशन दिख रहा है। तो हम यही मोर्चे के अंदर बैठ के यहीं से खबरें ढूंढते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं, उनको लिखते हैं, और आपस में अलग अलग मोर्चों पे हमारे जो साथी हैं उनसे फोन पे ही तालमेल करते हैं, यहीं पे फोन पे टाइपिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं,
और हमारे मतलब बैकएंड पे 2 साथी हैं जो बेसिकली इसका डिजाइनिंग का काम करते हैं, क्योंकि लैपटॉप वगैरह और इंटरनेट का लिमिटेशन यहाँ पे रहता है। तो उस लिहाज से भी ये इसकी खासियत है कि मोर्चे से निकलता है। और जहां तक बात रही अलग अलग जगह पे जाने की, आपने 3 ही जगह का नाम लिया, बल्कि हमारा बाकी जो 2 छोटे मोर्चे भी हैं, शाहजहांपुर और पलवल, वहां पे भी पहुंचता है हार्ड कॉपी। हमारा ये है कि हम शुरू किए थे 2000 कॉपी से, फिर 2000, फिर 3000, फिर 5000, 7000, इस तरीके से हमारी क्वांटिटी बढ़ी है न्यूज़पेपर की छपवाने की। तो अब हम 7000 अखबार छपवाते हैं, वो अलग अलग मोर्चों पे जाता है। मतलब हमारी डिस्ट्रीब्यूशन वाली टीम है, हमारे साथी हैं वरुण सिंह चौहान, वो डिस्ट्रीब्यूशन का वो देखते हैं, अखबार जहाँ छप रहा है वहां से उठा के जहाँ पे पहुंचाना है वो सब काम। और आगे टीम के लोग हैं जो बेसिकली खबरें भी उठाते हैं, वहां से आर्टिकल भी लिखते हैं और वही डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज में काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नेटवर्क बहुत लंबा चौड़ा है, तो वही लोग हैं जो मल्टीपल रोल्स प्ले करते हैं। तो एडिटोरियल टीम, क्योंकि हमने ये बाई वीकली रखा है, हिंदी और पंजाबी में है, तो एडिटोरियल टीम में हम 3 लोग हैं, जसदीप सिंह है, मुकेश कुलरिया है और मैं खुद हूँ। और हम लोग मतलब दोनों पंजाबी और हिंदी का सारा कंटेंट देखते हैं। उसके अलावा अलग अलग मोर्चों पे साथी हैं जो लगातार खबरें वहां से रिपोर्टिंग भेजते हैं। तो जहां तक रही बात की इस सब के लिए पैसा कहाँ से आता है, पैसा हमने शुरू में जब हमने शुरुआत की थी तब हमने अपने यारों दोस्तों से कईयों से बात किया कि यार ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, कुछ देर से कंट्रीब्यूट किया, ऐसे ही उस आइडिया को हमने इम्प्लीमेंट किया शुरू में। लेकिन पहले 2 एडिशन के बाद जिस तरीके का हमें रिस्पांस मिला, बहुत सारे लोगों ने ऑफर भी किया कि हम आपको हेल्प करना चाहते हैं, और सच में हम लोगों को जरूरत भी थी कि क्योंकि हम में से भी बहुत सारे मतलब जेब से खर्चा ज्यादा नहीं उठा सकते क्योंकि हम स्टूडेंट हैं। तो फिर हमने उनको एक मास अपील डाला भी था अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर से कि हम लोगों को फंड चाहिए। तो वो फंड हमारे पास आया, और जब हमें लगा कि वी हैव लाइक इनफ फंड फॉर नेक्स्ट 5-6 एडिशन, हमने बोला कि ठीक है जी, अभी के लिए हो गया, जब दोबारा जरूरत होगी हम दोबारा डालेंगे। तो उस तरीके से लोगों के लिए ये अखबार चलता है और लोगों के ही पैसे से चलता है। एक बात हम जिसपे पूरा स्ट्रिक्ट रहे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें ऑफर नहीं हुआ, हमें बहुत सारे एड्स ऑफर हुए, हमें बहुत सारा उसके लिए पैसा ऑफर हुआ, लेकिन एक पॉलिसी लेवल पे चीज हमने तय कर ली थी कि एड हम नहीं लेंगे, हम किसी की भी एड नहीं लेंगे, कोई भी चीज हम पैसा लेके नहीं छापेंगे, क्योंकि फिर हमारा वो सारा जो फ्री प्रेस का आइडिया है वो कॉम्प्रोमाइज हमें करना पड़ेगा कहीं ना कहीं जाके। इसलिए ये लोगों के पैसे से अखबार छपता है, इसमें कोई ऐड नहीं, कुछ छपवाने का पैसा नहीं, वो उस पे स्ट्रिक्टली हमारा नो है। ओके। ओके मैम, आप खुद फार्मर्स के बीच रहते हो। मैम, अगर आप ब्रॉडली और बहुत ही ब्रीफली अगर आप हमें बताना चाहे कि उनके मेन कंसर्न्स क्या है ये कानूनों को लेके, 3 फार्म लॉज को लेके, तो वो क्या होंगे? देखिए, ये हमें मतलब ये काफी गहरा क्वेश्चन है, बिकॉज सबके कंसर्न लाखों की गिनती में जनता यहाँ पे है, और उन सबके कंसर्न्स काफी गहरे हैं, लंबे चौड़े हैं। और एक सिंगल पॉइंट एजेंडा जिसपे सब साथ में हैं और सब आज सड़कों पे हैं, वो है कि तीनों कृषि कानून जो पिछले साल जून 2020 में बीजेपी सरकार द्वारा लागू किए गए, उनको रद्द करवाना। ये एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है जो सबको क्लियर है। मगर इसको कोई बोले कि ये शायद कृषि में पहली दफा हुआ है ना, या फिर ये कोई कृषि में आखिरी दफा हुआ है, ऐसा नहीं। हमें ये जरूर समझना होगा कि अगर आज कृषि इस स्थिति में पहुंची है जहां पे वो है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये 3 कानून आने से पहले किसान कोई बहुत खुशहाल थे हमारे देश के। हमने पिछले सालों के आंकड़े देखे हैं, किस तरीके से लगातार फार्मर सुसाइड की गिनती बढ़ी है। इसका मतलब मुद्दे उसके पहले से भी हैं। और आप ये भी समझिए, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, मोटा मोटी ये सारा नॉर्थ इंडिया का ये बेल्ट एक टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन का सेंटर भी रहा है, स्पेशली पंजाब। लेकिन उसके बाद जिस तरीके के उसके आफ्टर इफेक्ट आए ना, उस पे किसी ने मतलब पॉलिसी मेकर्स ने या पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने वालों ने, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। जब आपको एक मौके पे जरूरत है मतलब पूरे देश का पेट भरने के लिए कुछ
चंद लोगों को तब आपने सिलेक्ट किया, कुछ एक धरती को आपने सिलेक्ट किया, वहां के लोगों को आपने टेक्नोलॉजी दिया कि आप लीजिए हाई टेक्नोलॉजी और ज्यादा से ज्यादा अनाज उत्पन्न कीजिए, पूरे देश का पेट भरिए, तब तक सही था। लेकिन आप ये एकदम भूल गए कि जिस तरीके के केमिकल, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वो सब आपने यूज करवाए उस सब उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में, उसके आफ्टर इफेक्ट्स ये हैं कि अभी पंजाब में कैंसर की स्थिति लगातार मतलब इतनी गड़बड़ हुई है, कैंसर के केसेस लगातार इतने बड़े हैं कि मतलब आप शॉक रह जाओगे उस सारे फैक्ट डाटा को देख के। पंजाब का जो पूरा मालवा रीजन है, जहां से मैं भी आती हूँ, मानसा से, उसको कॉटन बेल्ट भी कहा जाता है और उसी कॉटन बेल्ट को कैंसर बेल्ट भी कहा जाता है। वहां से स्पेशल ट्रेन चलती है बीकानेर के लिए, जिसका नाम ही पॉपुलर भाषा में कैंसर एक्सप्रेस पड़ गया, क्योंकि उसमें आए दिन बड़ी गिनती में लोग जो हैं वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बीकानेर के सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, क्योंकि वहां इलाज सस्ता पड़ता है। तो ये सारे जो कृषि से जुड़ी हुई और दिक्कतें हैं, पंजाब जिसका नाम पानी के ऊपर है, 5 दरियाओं की धरती, उसमें आज के समय में सीवियर वाटर क्राइसिस है। ये जो सारे कह लें खेती से जुड़े हुए और मुद्दे हैं, ये भी खेती के मुद्दे हैं, ये भी लोगों को सालों साल दिक्कत दिए हैं, सालों साल किसानी परिवारों के लिए समस्या खड़े किए हैं। इसलिए जो आपको आज यहाँ पे सड़कों पे इतना गुस्सा किसानों का दिख रहा है, वो ऐसा नहीं है कि एकदम रातों रात 3 कृषि कानूनों के खिलाफ निकल खड़ा हुआ। ये सालों साल जो कृषि को मतलब जो जी जी मतलब मैम, बहुत बड़ा हिस्सा है हमारा। जी दीपिका। मैम, आपने फार्मर्स के जो प्रॉब्लम्स कहे वो तो बहुत ज्यादा हाईलाइट होते हैं। एक्चुअली इतने ज्यादा नहीं होते, बट फिर भी हाईलाइट हो जाते हैं फार्मर सुसाइड्स और जो स्टबल बर्निंग और जो अलग अलग जो इश्यूज है, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी थोड़ी बहुत कवरेज होती है इसकी। पर मैम, ये जो 3 फार्मर लॉज है, पर्टिकुलरली इनमें अगर आप हमें समझा पाए कि ये अच्छा, ये पॉइंट में उनको ये दिक्कत है, ये पॉइंट में उनको ये दिक्कत है, और जनरली क्या सेंटिमेंट है ये 3 जो कानून है उनको लेके, और क्या, क्योंकि जो हम देखते हैं कि सरकार मैडम ऐसा सरकार और जो अन्य लीडर्स है, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स, इवन थिंकर्स है, इवन सम जर्नलिस्ट है फॉर दैट मैटर, दे आर सेइंग कि फार्मर लॉज जो है वो अच्छे हैं, पर बीजेपी अभी ये क्या बोलते हैं, पब्लिक सेंटिमेंट वाला गेम हार चुकी है, इसीलिए अभी उनको वापस लेने पड़ेंगे। तो मैम, इसको मतलब इसका क्या जवाब होगा? देखिए ये है कि वही बात अगर आप पूछे कि किसानों को तीनों फार्मर एक्ट से क्या दिक्कत है, एक तो किसान ये मतलब खुलेआम कहेंगे, अगर आप कोई भी पत्रकार आके उनसे बात करे, वो ये बात समझते कि ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है ना। मैं वहीं से शुरू करती हूँ कि अगर आपकी जो किसानों की जो जमीन है, जो कॉर्पोरेट, अगर वो कॉर्पोरेट हाथ में जाती है ना, अगर उसको मोनोपलाइज किया जाता है अंबानी अडानी जैसे बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस की तरफ से, तो किसानों का जो नुकसान होगा वो तो एक तरफ। इसमें जियो का एग्जांपल बहुत फिट बैठता है कि बेशक लोग बोल रहे हैं कि आपको तो जी जितना पैसा जो कानून के हक में है, वो लोग क्या कहते हैं कि आपको तो जी अभी जितना पैसा मिल रहा है उससे ज्यादा पैसा मिलेगा ना। उसमें हम समझते हैं कि हाँ एकदम उनको अपना गुडविल बनाना, हो सकता है वो पहले 2-3 साल आपको ज्यादा पैसा दे भी दें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन फिर क्या होगा, एक बार उन्होंने अपना मोनोपोली बना लिया, उसके बाद वो जितना रेट चाहे आपको देंगे, आपका उनका मोनोपोली बन गया। वो आपको बोले कि हम तो 500 रुपए में उठाएंगे अपना, आपका कनक देना है तो दो गेहूं, वरना पड़ा है, तो मतलब किसान तो मजबूर हो जाएगा ना। तो वो मोनोपोलाइजेशन जो है वो एक तरफ तो किसान को नुकसान पहुंचाएगी, उसके दाम गिरा देगी, दूसरी तरफ ये भी होगा कि जब वो शेयर मुनाफे के लिए जब फसल पैदा करके खरीदी जाएगी ना, फिर वो बाद में जाके बाजारों में भी ये नहीं है कि आपको गेहूं जो है वो 15 रुपए या 20 रुपए किलो मिल जाएगा। वही गेहूं हो सकता है आपको मतलब मॉल में एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पैकेट में बंद होके 100 रुपए किलो मिले। तो वो आपका जो महंगाई बढ़ाएगा वो एक तरफ, और जो कह दें कि इनका किसान का जो मुनाफा कम करेगा वो दूसरी तरफ। तो उसके बीच का जो गैप है, बेसिकली प्रॉफिट मार्जिन जो है
वही बढ़ाना एकमात्र मंतव्य है कॉर्पोरेट हाउसेस का। दूसरा आपका ये कमोडिटी एक्ट वाला जो है, उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं सरकार ये जमाखोरी का हक दे रही है लोगों को, कुछ चंद लोगों को, कि वो जब चाहे आपातकालीन की स्थिति में चीजों को होल्ड करके मतलब एक पूरा दिक्कत पैदा कर सकते हैं आम जनता के लिए। इसीलिए आप देखोगे किसान बार बार कहते हैं कि ये सिर्फ हमारा मुद्दा नहीं है, हम तो मतलब क्या है, जिंदा रहने के लिए पेट ही भरना है। किसान के पास तो वो अपना जमीन तो रहेगा ही, है ना, तो वो अपना जमीन पे उगा के इतना तो खा ही लेगा, इतना तो सालों साल उसका प्रैक्टिस है कि वो अपने परिवार का पेट भरे। तो हाँ, उसमें ये जरूर है कि आप सम्मानजनक जिंदगी शायद ना जी पाओ, लेकिन सर्वाइवल कर लोगे। लेकिन आम जनता के लिए तो सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा। और हमने ऐसी स्थितियां मन की अभी रिसेंटली देखी है, पैंडेमिक के दौरान देश की बड़ी गिनती आम जनता के साथ क्या हुआ है, वर्किंग क्लास जनता के साथ क्या हुआ है, उनको भूखे मरने के लिए छोड़ दिया गया है। तो हम समझते हैं कि ये सब किसानों का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ किसानों का मुद्दा नहीं है, ये देश की सब जनता का मुद्दा है। दूसरा बात ये बोलते हैं कि नहीं देखो ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, आप बाहर के स्टेट में जाके भी अपना अनाज बेच पाओगे। इसलिए हम पूछेंगे तो उसमें तो अभी भी कोई रोक नहीं। अगर आप अभी भी चाहो तो कहीं भी जाके अपना माल बेच सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या है, आप मतलब एक ट्रैक्टर ट्रॉली अगर एक स्टेट से, मान लो कि आपको मानसा से जाके यूपी में बेचना है अगर अपना गेहूं, तो आप समझ सकते हैं कि उसका ट्रेवल एक्सपेंस ही कितना पड़ जाएगा। तो ये सिर्फ हवाई बातें हैं कि आप कहीं पे भी जाके अनाज बेच सकते हो। भाई क्यों बेचेंगे हम, खाम खा कर ट्रेवल एक्सपेंस क्यों डालेंगे? ऑलरेडी मतलब कोई बहुत मुनाफा तो हो नहीं रहा है लोकल मंडी में बेच के भी, अगर वो एडिशन हो गया तो और दिक्कत है। तो ये सारी दिक्कतें हैं, प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं किसानों को एक ये किसानी कानून से। तो मैम मेरा ये सवाल था कि मैडम एनडीए के सबसे ओल्डेस्ट एलाय शिरोमणि अकाली दल ने ये कानूनों के चलते विड्रॉ कर गए। और हमने देखा कि काफी सारे जो हम रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं कि हाइपोथर्मिया की वजह से या फिर डिप्रेशन की वजह से काफी ज्यादा सुसाइड्स भी हो रहे हैं। मैम इतना ह्यूमन टोल, इकोनॉमिक टोल आ चुका है ये आंदोलन के शुरू होने के बाद से अब तक। तो मैम ये किसानों के दिमाग में और दिल में क्या भावना है कि ये आंदोलन कब तक चलाएंगे, और इसका एक निष्कर्ष किसानों के लिए क्या सही निष्कर्ष होगा? अब इफ यू कुड। जी देखिए, इसका फाइनल निष्कर्ष तो यही होगा कि तीनों कृषि कानून रद्द होंगे तभी ये आंदोलन खत्म होगा। बिकॉज आप देखिए कि बीच विचाले के जो रास्ते निकलने थे उसकी पेशकश ऑलरेडी सरकार रख चुकी है, और वो बार बार सारे किसान नेता उसको खारिज कर चुके हैं, उसको मतलब रिजेक्ट कर चुके हैं कि हमें बीच का रास्ता नहीं चाहिए। क्योंकि हम समझते हैं कि अगर जैसे मतलब बीच में जो लगातार मीटिंग्स हो रही थी फार्मर लीडर्स की सरकार के साथ, उसमें यहाँ तक बात पहुंच गई थी, सरकार बोल रही थी कि हमें सिर्फ और सिर्फ ढांचा रख लेने दो, बाकी सारे बीच के क्लॉज हम चेंज कर लेंगे। तो उसमें एक तो पूछने वाला सवाल ये बनता है कि अगर बाकी सारे क्लॉज चेंज करने को आप तैयार हो तो आप ढांचा क्यों रखना चाहते हो? इसकी दो वजहें हैं। एक वजह तो ये है कि ढांचा रख लेने का मतलब है कि आपने नींव रख ली, आपने उसकी नींव रख ली, और आपको पता है कि ये बहुत बड़ा महाआंदोलन है, ये शायद आने वाले बहुत सारे और कुछ सालों में दोबारा इस तरीके का आंदोलन ना बन पाए। तो आप नींव रख लोगे, उसके ऊपर नींव के ऊपर दीवार आप कभी भी दोबारा खड़ी कर सकते हो। एक तो वो है, और दूसरा कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार अपना वो ईगो भी बनाए रखना चाहती है जो इन्होंने पिछले 6-7 साल में किया है, क्योंकि इन्होंने पिछले 6-7 साल में नैरेटिव कंस्ट्रक्ट करने की राजनीति की है। आपको याद होगा कि इन्होंने एक अपना इस तरीके का नैरेटिव कंस्ट्रक्ट किया कि हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। तो इस बार वो बेशक धारा 370 हटाना हो, वो सीएनएस सीएनपीआर लागू करना हो, ये सब चीजें, इसलिए हम समझते हैं कि इस सारे आंदोलन में इस मुद्दे के ऊपर बीच का रास्ता कोई नहीं है। इसका एक ही निष्कर्ष निकल सकता है कि सरकार पूर्ण रूप से जो है, सॉरी,
जिस ट्रेन पे बैठी थी वो चालू हो गई। ओके मैम। सरकार पूर्ण रूप से जो है वो इन तीनों कानूनों को वापस ले, वही इसका एकमात्र जो है निष्कर्ष निकल सकता है। जहां और तक रही बात, जी, जी जहां कि तक बात कब रही तक? किसानों की, जी जी, तो वो ये मान के चल रहे हैं कि ये आंदोलन लंबा चलेगा। आप यहाँ लोगों से पूछोगे तो बहुत सारे लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि 2024 तक भी चलेगा तो हम चला लेंगे। लेकिन एटलीस्ट आप मान के चलिए कि आने वाली गर्मियों की तैयारियां भी यहाँ पे शुरू हो गई हैं कि गर्मियों में किन किन चीजों की जरूरत होगी, क्या क्या हमें चाहिए, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो तैयारियां ऑलरेडी यहाँ बॉर्डर पे शुरू हो चुकी हैं। तो इसका मतलब वो तो अगले 6 महीने तो कहीं नहीं गए। बाकी ये खत्म कब होना है कब नहीं, वो हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं कि वो किसानों के हक में नहीं है, वो सरकार के हक में है। सरकार जब मांगे मान लेगी तब ये खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि इसके चलते एक मेंटल प्रेशर एक जबरदस्त है लोगों के ऊपर, क्योंकि आप ये समझिए कि और हम पहले भी तो बात की कि किसी पहले भी कोई बहुत ही कह लें कि बहुत ही फायदे का सौदा नहीं रही थी हमारे देश में। तो उस सारे कह लीजिए कि स्ट्रेस के ऊपर ये एक एडेड स्ट्रेस है कि आप महीनों महीनों सड़क पे बैठे हैं और कोई आपकी बात सुन तक नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है, हम समझ रहे हैं, लेकिन कई बारी किसानों को शायद वो चीजें नहीं वो समझ पाते कि कितना असर हो रहा है या कितना नहीं हो रहा। उनको लगता है कि शायद नहीं सुना जा रहा, तो उसमें से कुछ लोग हैं जो सुसाइड भी कमिट किए हैं। अभी लेटेस्ट घटना तो कल की ही है, टिकरी बॉर्डर पे कल सुबह की। तो ये हमारे लिए काफी दुखद भी है। मैडम, 26 जनवरी के जो हिंसा हुई थी, उसके बाद काफी सारे मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूज चैनल्स कह रहे थे कि अभी एक्शन होगा, अभी एक्शन होगा और किसान आंदोलन खत्म होने वाला है वगैरह वगैरह। और उसके दूसरे दिन हमने देखा था कि गाजीपुर पे जो राकेश टिकैत साहब के ने जो इमोशनल हो गए थे तो वो मीडिया ऐसा कह रही है कि उसकी वजह से ये आंदोलन फिर से जाग गया। तो आप वहां पे रहते हो, मुझे आपसे ये जानना है कि क्या सच्ची में उस दिन जब वो हिंसा के बाद क्या ये आंदोलन कमजोर पड़ गया था और क्या ये खत्म होने के कगार पे आ चुका था? नहीं, अगर कोई बोले कि ये खत्म होने की कगार पे था तो उससे मैं एकदम सहमत नहीं हूँ। बट ये जरूर हुआ था कि थोड़ा सा उसको एक कह लें टेम्परेरी झटका जरूर लगा था 26 के बाद। उसमें उसको ज्यादा हाईलाइट किया गया, उसकी कुछ और वजहें हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो इस आंदोलन में 23, 24, 25 जनवरी को आए थे, जो सिर्फ और सिर्फ 26 की परेड में हिस्सा लेने आए थे। बड़ी गिनती, हजारों की गिनती में नए ट्रैक्टर ट्रॉलियां पंजाब हरियाणा से आए थे 26 के मार्च में हिस्सा लेने के लिए। और उसके अलावा एक हिस्सा आंदोलन में ऑलरेडी बैठे हुए लोगों का वो भी था जो सोच रहा था कि यार ठीक है, बहुत सारे काम वापस पेंडिंग पड़े हैं, वो करेंगे लेकिन 26 का मार्च निकाल के उसके बाद जाएंगे। तो वो दो तबके थे, एक जो स्पेशल 26 के लिए आए हैं उनको भी 26 के बाद वापस जाना था, और एक दूसरा हिस्सा भी था जिसको कई काम करने थे जाके और फिर वापस आना था, वो उसको भी 26 के बाद जाना था। और उसमें एक बहुत छोटा हिस्सा वो भी था जो थोड़ा हम कह सकते हैं कि 26 के सारे घटनाक्रम से आहत हुआ, उनको कईयों को बुरा लगा ना। तो उसके बाद जो पूरा वो उनका गिनती था वो ज्वाइंटली बड़ा बन गया, जिसको उन्होंने यूज किया, कह दें कॉर्पोरेट मीडिया ने, गोदी मीडिया ने और सरकार ने भी इस तरीके से नैरेटिव बनाने के लिए कि देखिए अब तो आंदोलन टूट गया है, लोग वापस जाने लगे हैं। लेकिन उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, क्योंकि हम सब लोग खुद यहीं पे बैठे थे, हम कहीं नहीं गए थे। और हम समझ रहे हैं कि वो क्योंकि टेम्परेरी था, 2-3 दिनों का ही मामला था, और इन्होंने उसी को यूज करके सिंगू पे हमला करवाया अपने गुंडे भेज के, बीजेपी आरएसएस के इस नाम के कि देखिए लोकलाइट्स जो है वो आंदोलनकारियों के खिलाफ है। उसके अलावा इन लोगों ने बिजली पानी काट दिया सिंगू पे, टिकरी पे। तो इस सब तरह की घटिया हरकतों पे भी स्टेट उतर रही है ना। उसमें हम समझते हैं कि जिस तरीके से राकेश टिकैत जी ने स्टैंड लिया और बोला कि जो भी हो जाए नहीं जाएंगे, और क्योंकि उसी के दौरान आपको याद होगा कि सारे किसान नेताओं के ऊपर केस डाल दिए गए हैं ना, तो तब उन्होंने जब स्टैंड लिया तो वो उसमें हम ये जरूर समझते हैं कि उसने दुगनी ताकत भर दी इस आंदोलन में। पहले जो समझा जा रहा था
कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब और हरियाणा की बदौलत है। मैं ये जरूर समझती हूँ कि 26 के बाद के जो घटनाक्रम हुए उसने ये जरूर स्थापित कर दिया कि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है और पूरा देश इसमें एकजुटता के साथ खड़ा है। मैम, मेरे आखिर के 2-3 सवाल आपसे ये है कि मैम, आपने पंजाब हरियाणा की बात की और गाजीपुर क्योंकि यूपी में पड़ता है। मेरा ये सवाल था कि ये जो जगह है पंजाब को छोड़ के हरियाणा और यूपी में भाजपा की सरकार है और मैम उसके अलावा भी बीजेपी का एक बहुत ही लॉयल बेस है। इवन मेरे फैमिली मेंबर्स भी काफी ज्यादा ऐसे है कि मोदी जी ने किया है तो सही किया होगा। सो आपको क्या लगता है, क्या ये आंदोलन की वजह से एक्चुअल में बीजेपी को इलेक्टोरल लॉस हो सकता है आगे जाके स्टेट चुनाव में? एकदम, मुझे लगता है एकदम हो सकता है। इस आंदोलन ने, देखिए ऐसा नहीं है कि पिछले 3 साल से आंदोलन 6-7 साल से आंदोलन नहीं हो रहे हैं, जब से बीजेपी सरकार आई है पूरी ऑपोजिशन आंदोलनों में ही है ना। लेकिन ये आंदोलन जो जिसमें हम अभी हैं, ये कई मायनों में अलग है। जैसे बाकी जिस तरह के भी आंदोलन हुए, कहाँ वहां किसी न किसी तरीके का उल्टा नैरेटिव स्टेब्लिश करने में ये सरकार कुछ हद तक सफल रही। छात्र फीस वृद्धि के खिलाफ बोल रहे हैं, सीट कट के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उनको बना दिया कि ये तो एंटी नेशनल है, टुकड़े टुकड़े गैंग है। रिलीजियस माइनॉरिटी सीए एनआरसी एनपीआर के खिलाफ बोल रही थी, उनको टेररिस्ट घोषित कर दिया। लेकिन अब जब किसान सड़कों पे हैं, क्योंकि एक तो आप ये समझिए कि किसानों का धर्म एक नहीं, किसान अक्रॉस रिलीजन आपको मिलेंगे, है ना। और दूसरा हम समझते हैं कि पेट का कोई धर्म नहीं है, भूख का कोई धर्म नहीं है, उसका कोई जात नहीं है, उसका कोई लिंग नहीं है। तो इसलिए ये मुद्दा सबका है और इसमें किसी एक को टारगेट करके उसको नस्केड़ देना, बाकी सबसे अलग कर देना, ये इस सरकार से हो नहीं पाया। जो इन्होंने शुरू में कोशिश बहुत किया, पंजाब है तो खालिस्तानी बोल दो, है ना, इनको क्योंकि लाल झंडे बीच में दिख रहे हैं तो इनको माओवादी बोल दो, टुकड़े टुकड़े गैंग बोल दो, क्योंकि जो मुसलमान किसान हैं वो भी उतर रहे हैं तो इनको टेररिस्ट बोल दो, पाकिस्तानी बोल दो, ये सब किया। लेकिन जो भी इंसान इस देश में खाना खाता है ना जिंदा रहने के लिए, उसके लिए इतना सीधा उसको किसानों से तोड़ देना पॉसिबल नहीं है और उनके सामने किसानों को ऐसे पोर्ट्रे कर देना भी उतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं कि हुआ नहीं, एकदम जो बीजेपी का आरएसएस का कट्टर फॉलोअर है उसके अंदर लग ही रहा है कि मोदी जी तो सही कर रहे हैं, ये कुछ और आंसर है जो किसानों को भड़का रहा है। वो खुद भी शायद किसानों को बुरा नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे या तो ये किसान ही है या फिर किसानों को कोई भड़का रहा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये बाकी के इंसिडेंट की तरह इस बार इनके लिए इतना आसान नहीं था अन्नदाता को देश के बाकी तबकों से अलग कर देना, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा, कह लीजिए, क्योंकि एक धार्मिक प्रवृत्ति पूरे देश में है ही है, तो धर्म के नाते उस धार्मिक प्रवृत्ति का ही एक हिस्सा है कि जहां से हमें अनाज आता है ना, हम उसका काफी आदर करते हैं, उसके सामने हम काफी झुकते हैं, उसका एक सम्मान है। उस सम्मान को ऐसे एकदम से खत्म कर देना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं हुआ। इसलिए मैं समझती हूँ कि ये मूवमेंट अगर लंबा चलेगा तो ये, मतलब अभी जितना चल भी गया उतना भी, और अगर जितना लंबा और चलता जाएगा ये इलेक्टोरली भी बीजेपी को उतना ही नुकसानदेह होता जाएगा। जिस तरीके से अभी वेस्टर्न यूपी पूरा लामबंद हुआ है, आने वाले यूपी चुनाव में ठीक ठाक असर होगा इसका, मतलब बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ सकता है इस वजह से। ओके मैम, ट्रॉली टाइम्स का फ्यूचर क्या है? क्या ये आंदोलन खत्म होने के बाद आप किस रूप में, क्या ये ट्रॉली टाइम्स आगे बढ़ेगा या फिर ये आंदोलन तक ही सीमित रहेगा? आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके न्यूज़पेपर के? एग्जैक्टली क्या होगा, किस रूप में होगा, उस पे हम लोग अभी बात ही कर रहे हैं। लेकिन हम ये जरूर समझते हैं कि जब तक किसान की लड़ाई जिंदा है तब तक ट्रॉली टाइम्स भी जिंदा रहेगा, क्योंकि हम समझते हैं कि धीरज साईनाथ कब से बोल रहे हैं कि किसी भी अखबार में, किसी भी न्यूज चैनल में डेडिकेटेड कॉलम जो है किसानी पे वो नहीं है।
दूसरी तरफ किसानी आपका मतलब सबसे बड़ा हिस्सा है आपके देश का, है ना? आपकी 18% जीडीपी एग्रीकल्चर से आती है, लेकिन फिर भी आपके जो न्यूज पेपर है वो राजनीति को कृषि के एंगल से नहीं देखते हर जगह। कृषि के नाम पे आपके पास होता भी है कॉलम के नाम पे, जो कृषि मंत्रालय ने कोई प्रेस नोट जारी कर दिया, उस पर शायद बात हो जाए। तो इसलिए हम समझते हैं कि किसानों के नजरिए से देश की राजनीति को, पॉलिसीज को एक एक करके सबको देखना परखना बहुत जरूरी है, उनके बारे में बात सुनना, उन पे लिखे जाना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें लगता है कि जब तक किसानों की लड़ाई जिंदा है तब तक ट्रॉली टाइम ही जिंदा रहेगा। तो मतलब फिलहाल ओके तो आंदोलन में हम ओके है ही। जी मैम, ये मेरा कंक्लूडिंग क्वेश्चन होगा और थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है। मैम, 2014 में आप डॉक्टर बने, फिर आपने फिल्म के कोर्स की भी मास्टरी की। पिछले 12-13 साल से आप स्टूडेंट एक्टिविज्म में, आपने खुद ने कहा था कि मैं हूँ। और मेरा ये आपसे सवाल है कि क्या आप एक्टिविज्म अभी चालू रखोगे, या फिर ये आंदोलन के बाद आप रिटर्न टू डॉक्टरी, डेंटिस्ट, जो आपका डेंटिस्ट्री प्रोफेशन है वो करोगे, या फिर और कुछ प्लान्स भी है इंक्लूडिंग ज्वाइनिंग एक्टिव पॉलिटिक्स? देखिए, अभी तक भी जो किया है ना सब साथ में किया है, कुछ भी एट ए टाइम एक करके नहीं किया है, एक्सक्लूसिवली कुछ नहीं किया है। पढ़ाई साथ में की है, डेंटिस्ट्री साथ में किया, साथ में एक्टिविज्म किया है, नौकरी करी है उसके साथ में भी एक्टिविज्म किया है, अभी भी एमए करी है साथ में एक्टिविज्म किया है। तो अभी भी यहाँ मोर्चे पे बैठे हैं तो साथ साथ में अपना इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप्स कर रहे हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि अगर फासिज्म के दौर में आपको जिंदा रहना है तो आप बिना आवाज उठाए जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए कोई दो राय नहीं है कि एक्टिविज्म चलेगा। हाँ, उसके साथ साथ गुजारे के लिए भी कुछ चाहिए होगा तो वो चलेगा। मतलब शायद कभी क्लिनिक खोल के बैठना पड़े तो शायद खोल लूं, या आगे पढ़ाई भी करूंगी तो पढ़ूंगी भी, लेकिन एक्टिविज्म तो रहेगा। क्योंकि मैं नहीं समझती कि वो कोई मतलब चॉइस है हमारे पास। हमें लगता है कि वो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी भी है। अगर मैं पढ़ पाई हूँ, अगर मैंने 2 डिग्रियां अभी तक हासिल कर ली हैं, इसका मतलब मुझे वापस समाज के लिए भी मेरी कोई देन बनती है, मुझे समाज के लिए भी कुछ करना है। तो बेसिकली ये मतलब मैं अपना बनता योगदान ही डाल रही हूँ। ये ऑप्शन का मामला नहीं है, ये हमारे दौर में हमारे ऊपर ये भारी जिम्मेदारी है जो हमको निभानी होगी। इसलिए मैम, तो जारी ट्रोली रहेगा। ट्रोली टाइम से रिलेटेड अगर आपको कुछ, या फिर आपको कुछ मैसेज शेयर करना हो हमारे व्यूअर्स के साथ, तो प्लीज द स्टेज इज ऑल योर्स। जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, हम उनको ये जरूर गुजारिश करना चाहेंगे कि आप अ, मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ कहाँ से सुन रहे हो, देश विदेश से, देश के किन किन हिस्सों से, किस जेंडर से, रेस से, एथनिसिटी से, है ना? लेकिन आप जो भी हैं, हम आपको ये जरूर बोलना चाहेंगे कि आप भी अपने विचार लिख के हमें भेजें कि आप किसानी आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप इसके प्रति सहानुभूति रखते हैं, उसकी क्या वजहें हैं, आपकी सॉलिडरिटी के क्या कारण हैं। तो हम वही चाहते हैं कि आप सब हमको जितना हो सके लिख के भेजें, क्योंकि हम समझते हैं कि लोगों की आवाज लोगों तक जानी चाहिए। किसान आंदोलन को भी बल मिलेगा अगर उनको पता चलेगा कि देश दुनिया से लोग उनका समर्थन कर रहे हैं और किन वजहों से कर रहे हैं। तो हमारा ईमेल है timestrolley@gmail.com, timestrolley@gmail.com। उस पे आप हमें अपना राइटिंग भेज सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी। अगर किसी और भी भाषा में भेजना चाहें, मोस्ट वेलकम। बट साथ में भाषा मेंशन कर दें, हम कोशिश करेंगे इंसान ढूंढ के उसका ट्रांसलेशन करवाने का। अगर आप ट्रांसलेशन करवा के भेज दें तो और भी बढ़िया। तो यही है, और हमें लगता है कि फ्री प्रेस के हक में हम सबको खड़े होना चाहिए। इसलिए कीप सपोर्टिंग अस एंड कीप सपोर्टिंग ऑल द पीपल हु आर रनिंग दीज इंडिपेंडेंट मतलब मीडिया हैंडल्स, हु आर टेकिंग दीज ऑल इनिशिएटिव्स, सो दैट हम इस बड़े कॉरपोरेट एक कोलैबोरेशन को जो मीडिया के अंदर भी बन गया उसको काउंटर कर सकते हैं। तो नवकिरण मैम, आपका ये इंटरव्यू के लिए बहुत धन्यवाद। आई वुड लाइक टू अगेन स्टार्टिंग में जो दिक्कतें हुई उसके लिए क्षमा चाहते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम मैडम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा आप हमारा इंस्टाग्राम का भी हैंडल फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम डेली न्यूज डालते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सो मिलते हैं आपको ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू नवकिरण मैम। थैंक यू।